हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू टैक्स टुडे न्यूज चैनल। टैक्स टुडे एक्सपर्ट की जो कॉलम मंडे को आती है, हर मंडे को हमारी गुजराती वेब पोर्टल taxtoday.co.in पर ये प्रसिद्ध होती है। इस कॉलम के बारे में हमें बहुत सारे दर्शकों ने लिखा है कि ये कॉलम आप हिंदी में भी पब्लिश की थी, पर क्योंकि हमारे पास इतना टाइम नहीं रहता कि हम गुजराती, हिंदी और इंग्लिश तीनों में या गुजराती हिंदी हिंदी दोनों में पब्लिश करें, हमें उसका सॉल्यूशन लेकर आए कि हम हर महीने के अंत में जो लास्ट मंडे होगा उस दिन हम वो कॉलम के साथ हमारा एक वीडियो भी लेकर आएंगे, जिसमें हम हिंदी में सभी क्वेश्चन जो हमारे व्यूअर्स के होते हैं वो लेने की ट्राई करेंगे। हमें बहुत सारी ये भी रिक्वेस्ट मिल रही थी कि ये कॉलम को वीडियो के तौर पे भी आप कन्वर्ट करें और यही लेकर, और सभी एक्सपर्ट्स की राय में भी ये बहुत जरूरी था। तो वी आर कमिंग विथ आवर फर्स्ट वीडियो इन आवर फर्स्ट फाइनेंशियल ईयर मंथ ऑफ अप्रैल। टेक्स्ट टुडे एक्सपर्ट, सवाल आपके, जवाब आप हमारे रीडर्स के। तो शुरू करते हैं पहला क्वेश्चन। उससे पहले हम इंट्रोड्यूस करते हैं हमारे टेक्स्ट टुडे एक्सपर्ट्स को। आज हमारे साथ जुड़े हैं टेक्स्ट टुडे एक्सपर्ट्स में मोनीश भाई शाह, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है अहमदाबाद से, और हमारे साथ जुड़े हैं दिव्येश भाई सोडा, जो कि चार्टर्ड अकाउंटेंट है और पोरबंदर में प्रैक्टिस करते हैं। हमारे एक एक्सपर्ट ललित भाई गणात्रा आज टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से हमारे साथ जुड़ नहीं सके। ही वुड बी बैक विथ अस इन द नेक्स्ट एडिशन। मूविंग ऑन टू द क्वेश्चन फ्रेंड्स, ये जो क्वेश्चन है वो हमने इस अप्रैल महीने के कॉलम में लिए हुए हमारे पोर्टल पर। उसमें से जो चुनिंदा क्वेश्चन है, जो सबसे ज्यादा लोगों के काम आ सकते हैं, वो क्वेश्चन हम लेकर आपके सामने आ रहे हैं। सो सबसे पहला क्वेश्चन मेरा मोनिश साहब आपसे है कि क्वेश्चन ऐसा है कि हमारे एक क्लाइंट है जो जीएसटी में रजिस्टर्ड है। वो गवर्नमेंट के एंटिटीज के साथ काम करते हैं, गवर्नमेंट कॉर्पोरेशन होते हैं, खुद गवर्नमेंट होती है। तो 1/7 से लेकर 13/10/2017 तक, जबकि 9(4) के प्रोविजंस एप्लीकेबल थे। अगर उनके साथ काम किया हो, उनका काम हो, तो जीएसटी के नोटिफिकेशन 12/2017 के तहत उनकी टैक्स लायबिलिटी आएगी? ये इनका क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन है हमारे रीडर नीलम परमार जी। अगर सरकारी अथॉरिटीज के लिए अगर आपने कोई भी जॉब काम किया है, माने आपने सिर्फ प्योर लेबर आपने उनको दिया है, लेबर का काम करके दिया है, तो नोटिफिकेशन नंबर 12 की एंट्री नंबर 3 में इसको टैक्स से बाकात रखा गया है। मतलब उसके ऊपर कोई टैक्स का आपको भुगतान नहीं करना है। अब जब ये टैक्स भरना ही नहीं है आपको, तो उसके लिए कोई भी तरह के एप्लीकेशन ऑफ 9(4) या 9(3) का सवाल ही पैदा नहीं होता है। सो इवन इफ इट इज, अगर आपने इसके ऊपर टैक्स भरने की कोई जवाबदारी आप मेरे हिसाब से नहीं आएगी, क्योंकि ये पूरी तरह से इसको एग्जेम्प्ट रखा गया है। थैंक यू सर। मूविंग ऑन टू यू दिव्येश भाई, यही क्वेश्चन, अगर गवर्नमेंट एंटिटी को प्योर लेबर का हमने वर्क दिया है और हमारे जो क्लाइंट है वो अनरजिस्टर्ड पर्सन है, तब क्या सिचुएशन हो सकती है? तो क्या लायबिलिटी आ सकती है 12/2017 को देखकर? जी नहीं, क्योंकि प्योर लेबर सर्विस टू गवर्नमेंट एंटिटी वो पूरी तरह से जो डिस्कस किया अभी मोनिश भाई ने कि नोटिफिकेशन 12/2017 उसमें वो नील रेटेड है। सो उसमें कोई लायबिलिटी नहीं आएगी और वो एग्जेम्प्ट ही गिनी जाएगी। अगर प्योर लेबर सर्विस अदर देन गवर्नमेंट एंटिटीज है, इन दैट सिचुएशन लेबर का अगर उसका टर्नओवर जो है वो 20 लाख से ऊपर जाता है तो वो उसमें कवर होगा और उसको जीएसटी लायबिलिटी आएगी। Fine, thank you, Divesh. Monish, I think you are having some technical issues. You are not visible to our viewers. I think Monish bhai has got some technical problems. Divesh bhai, I would move to you for the third question, जो कि हमें पूछा है भरत भाई मोरी ने कोडिनार से। उनका क्वेश्चन है कि उनके क्लाइंट इलेक्ट्रिक गुड्स का बिजनेस करते हैं, पर काफी बार ऐसा होता है कि इलेक्ट्रिक गुड्स के साथ उन्हें सर्विस भी साथ में देनी पड़ती है। तो उनका सवाल है कि क्या वो इलेक्ट्रिक गुड्स का ही बिल बनाकर जीएसटी चार्ज कर सकते हैं, या वो सर्विस पे भी उनकी लायबिलिटी बनेगी? एक्चुअली इसमें डिपेंड करेगा कि उसका जो कॉन्ट्रैक्ट है वो किस तरह से है, क्योंकि जैसे हम जाते हैं कंपोजिट सप्लाई जो हम बोलते हैं जीएसटी में, कि आप गुड्स एंड सर्विस
अगर आप दोनों चीज आपके कॉन्ट्रैक्ट में इन्वॉल्व है तो वो हो जाएगी आपकी कंपोजिट सप्लाई। जब कंपोजिट सप्लाई होगी तो आपकी जो प्रिंसिपल सप्लाई है आपके कॉन्ट्रैक्ट में, इट डिपेंड्स ऑन योर कॉन्ट्रैक्ट। अगर कॉन्ट्रैक्ट में लेबर आपका जो है वो मेन सप्लाई है एंड गुड्स है वो एंसिलरी है, तो आपका जो लेबर का रेट होगा उस रेट से पूरी अमाउंट के ऊपर जीएसटी लगेगा। अगर गुड्स इज अ प्रिंसिपल सप्लाई एंड लेबर इज एंसिलरी सप्लाई, तो गुड्स का जो रेट होगा उस हिसाब से। सो कंपोजिट सप्लाई के केस में जो आपकी प्रिंसिपल आइटम होगी उस हिसाब से आपके इसमें जीएसटी चार्ज होगा, और लेबर और मटेरियल दोनों को मिला के ही उसमें जीएसटी लगेगा। अब हमारा क्वेश्चन फोर्थ पे हम जा रहे हैं। हमारा फोर्थ क्वेश्चन है कि हमारे क्लाइंट है जो कि एलएलपी है, उनका मेन वर्क है वो कंटेनर का मेंटेनेंस करने का। कंटेनर्स जो आते हैं उसको मेंटेन करते, उसको रिपेयर्स करते, और काफी बार ऐसा भी होता है कि उनके कंटेनर्स को उनकी क्लाइंट की जगह पर हमें छोड़ना भी जाना पड़ता है, कभी कभी वहां से लेने भी जाना पड़ता है। तो ऐसी सिचुएशन में उनके क्वेश्चन है कि क्या ट्रांसपोर्टेशन का जो वर्क, जो सेवा वो दे रहे हैं, उसके ऊपर भी उनकी जीएसटी की लायबिलिटी होगी? क्वेश्चन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन उनका है कि अगर उसकी लायबिलिटी होगी तो वो क्या रेट से होगी? थर्ड क्वेश्चन इज कि अगर उनकी लायबिलिटी बनती है तो क्या ट्रक अगर वो परचेस करते हैं उनकी इनपुट टैक्स क्रेडिट उन्हें मिल सकती है? और फोर्थ क्वेश्चन है कि अगर इस सर्विस को उन्हें जीटीए वो गिन सके तो लायबिलिटी आरसीएम के मुजब आएगी या उन्हें फॉरवर्ड चार्ज भरना पड़ेगा? प्लीज दिवेश। ये क्वेश्चन में भी जो हमने क्वेश्चन थर्ड में डिस्कस किया कंपोजिट सप्लाई, उसी तरह से एक सिचुएशन कंपोजिट सप्लाई की आ सकती है कि जैसे आपने क्वेश्चन में बताया कि उसका जो मेन काम है वो कंटेनर रिपेयरिंग का है, और रिपेयर करके वो सप्लाई मतलब वो कंटेनर ट्रांसपोर्टेशन खुद लेके भी आता है और छोड़ने भी जाता है। तो इस सिचुएशन में जो उसका मेन सर्विस है वो रिपेयर्स का ही है, बट एज ए पार्ट ऑफ इट्स सर्विस वो मतलब कंटेनर वहां से लेके आता है, छोड़ने जाता है। सो इट्स ए कंपोजिट सप्लाई फॉर हिम। इन दैट सिचुएशन इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन, मतलब रिपेयरिंग सर्विस प्लस ट्रांसपोर्टेशन जो टोटल अमाउंट होगी उसका मेन सप्लाई हो जाएगा रिपेयरिंग सर्विस, और टोटल जो अमाउंट इंक्लूडिंग ट्रांसपोर्टेशन है उसके ऊपर वो जीएसटी लायबिलिटी उसकी आएगी, जो भी जीएसटी रेट एप्लीकेबल होगा उस हिसाब से। अगर वो सेपरेटली वो ट्रांसपोर्टेशन मतलब जो खुद रिपेयर करता है उसका नहीं, लेकिन सिंपली वो अपने ट्रक से ट्रांसपोर्टेशन करता है कंटेनर्स का, इन दैट सिचुएशन जो मैं समझता हूँ कि ये पर्टिकुलर एलएलपी है वो जीटीए सर्विस नहीं है। तो वो जो ट्रांसपोर्टेशन होगा कि जिसमें वो रिपेयर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है, सिर्फ मूवमेंट ही करता है, तो वो एग्जेम्पशन में कवर हो जाएगा। ट्रांसपोर्टेशन अदर देन जीटीए जो एग्जेम्पशन है उसमें कवर हो जाएगा। In that situation there will be no GST liability। जो नेक्स्ट क्वेश्चन जो आपका है कि जो ट्रक परचेस किया उसके ऊपर आईटीसी उसको मिलेगी कि नहीं, तो यस डेफिनेटली जो उसका कंपोजिट सप्लाई है जिसमें कि वो यूज कर रहा है तो वो टैक्सेबल पोर्शन के सामने वो आईटीसी जो है वो यूज कर सकेगा। बट इफ अलोंग विथ दिस टैक्सेबल सप्लाई, जैसे हमने बात किया कि वो एग्जेम्प्ट सप्लाई भी अदर देन जीटीए ट्रांसपोर्टेशन प्रोवाइड कर रहा है, सो यहाँ पे उसको रूल 43 के हिसाब से एग्जेम्प्ट प्लस टैक्सेबल उसके प्रोपोर्शन के हिसाब से जो आईटीसी है वो राइट ऑफ करनी होगी। और एक उसमें क्या चौथा भी क्वेश्चन था, हाँ यस आरसीएम एप्लीकेबल, जो मैंने ऑलरेडी बताया कि उसकी सर्विस को जीटीए सर्विस नहीं गिना जाएगा, वो गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी नहीं है, इसलिए उसमें आरसीएम का भी कोई इश्यू नहीं आएगा। थैंक यू वेरी मच। कुछ ऐड करना चाहते हैं? हाँ, इसके अंदर मैं थोड़ा सा दिवेश भाई, अगर ये मान लीजिए कि वो सिर्फ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ गुड्स करता है, किसी और का फैब्रिकेटेड माल वो लेके जाएगा, देन ही विल बी कवर्ड अंडर वो हायरिंग चार्जेस में कवर होगा। और अगर हायरिंग चार्जेस प्लस उसका नॉर्मल जो काम करता है वो दोनों मिला के अगर 20 लाख के ऊपर जाता है तो उसको हायरिंग के तौर पे उसको इस पे डिस्चार्ज करना पड़ेगा, और उसमें 18% की उसको लायबिलिटी खड़ी होगी। ये ऐसा मेरा मानना है। इट्स अ बिट ऑफ ट्रिकी क्वेश्चन, पर ये कॉमन एलएलपी और दोनों सर्विसेज एक ही नंबर पर वो दे रहा है जहां तक हमें पता है उनकी क्वेश्चन के ऊपर।
तो फिर मेरे हिसाब से वो 20 लाख से ऊपर होंगे ही होंगे, बिकॉज वो सर्विस पोर्शन में है। Yes. तो उनका जो ट्रक किसी और को दे रहे हैं, वो खुद का माल नहीं लेकिन किसी और का माल जब लेके जा रहे हैं, तो वो हायरिंग चार्जेस में कन्वर्ट हो जाएगा। और अगर वो हायरिंग चार्जेस में कन्वर्ट हो जाता है तो हायरिंग पे 18% का रेट लगेगा, तो दैट रेट उसके ऊपर अप्लाई करना चाहिए। एक्सपर्ट्स मैं ये हमारा ऐसा मानना है। ये और क्लियर कर दूं, क्योंकि जैसे इन्होंने बोला 12/2007 की एंट्री 18 है, तो क्या वो उसमें कवर नहीं होगी? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आई वुड रिक्वेस्ट अगेन बोथ द एक्सपर्ट टू थ्रो द लाइट रिगार्डिंग की जो हमें गुड्स मूवमेंट बाय रोड है, जो जीटीए के सिवा की, वो सभी जो एग्जेम्प्ट की गई है, क्या उसका लाभ इन एलएलपी को नहीं मिल सकता? नहीं मिल सकता है। मैं जो मोनिश भाई कह रहा है कि हायर चार्जेस, वो मतलब डिपेंड करेगा कि आप जो ट्रांसपोर्ट कर रहे हैं गुड्स, उसका आपका जो रेंट है वो किस तरह से फिक्स है। सपोज आप फिक्स रेंट पे जा रहे हैं, आपने ट्रक दे दिया है फिक्स रेंट पे फॉर अ पर्टिकुलर पीरियड फॉर अ पर्टिकुलर अमाउंट फिक्स रेंट पे, देन इट विल अमाउंट टू हायर चार्जेस। क्योंकि हायर चार्जेस में क्या है कि जैसे वो कंडीशन विथ एंड विदाउट ऑपरेटर, और आप वो पूरा मतलब आपकी जो एसेट है यू आर गिविंग फॉर टू सम अनदर पर्सन, so that will amount to higher charges. But when there is a specific contract कि आपका गुड्स यहाँ पे पड़ा है, ये पर्टिकुलर साइट से लेके मुझे दूसरी साइट पर पहुंचाना है, और वो कॉन्ट्रैक्ट हो गया, then it will fall under transportation charges. And once it is a transportation, then we have to see कि वो जीटीए में फॉल होता है कि नहीं होता। ये एलएलपी वो उसका गुड्स ट्रांसपोर्ट एजेंसी का बिजनेस नहीं है, सो वो जीटीए में डेफिनेटली फॉल नहीं होगा। और वो एग्जाम का बेनिफिट उसको, अगर ट्रांसपोर्टेशन का कॉन्ट्रैक्ट होगा तो एग्जाम्पशन का बेनिफिट मिलेगा। अगर फिक्स रेंट पे दिया है तो हायर चार्जेस में विथ 18% जो मुनीश भाई ने बोला उस हिसाब से जाएगा वो। थैंक यू वेरी मच टू मेक अग्री विद दिनेश। नाउ वी आर मूविंग ऑन टू फिफ्थ क्वेश्चन, और वो है मोनिश भाई का। मोनिश भाई, क्वेश्चन ऐसा है, पीयूष भाई लिम्बानी करके हमारे रीडर है उनका, कि हमारे जो क्लाइंट है वो टैक्सेबल और टैक्स फ्री दोनों चीजों के बिल्स बनाते, दोनों चीजों की सप्लाई करते। अब टैक्सेबल के लिए उन्हें अलग बिल बुक और टैक्स फ्री के लिए अलग बिल बुक सीरीज रखनी जरूरी है? अगर है तो क्या उन सीरीज जो दोनों होती है उसमें दोनों अगर साथ बेचा जाए तो टैक्स इनवॉइस दोनों के साथ दे सकते हैं, या उन्हें बिल ऑफ सप्लाई देना पड़ेगा? पीयूष जी, आपके जो क्लाइंट है, अगर वो दो तरीके का बिजनेस करते हैं, जो एक कर पात्र है और दूसरा कर मुक्त है, अगर कर पात्र और कर मुक्त दोनों का सीरीज बिल का जो बिल बुक है वो दोनों अलग अलग रखनी होगी। उनको बिल टैक्स इनवॉइस की बिल बुक एवं आपका जो बिल ऑफ सप्लाई है उसका बिल बुक दोनों अलग अलग तरीके से रखना पड़ेगा। दोनों की सीरीज की जब बात करते हैं तो उसका एक एक्सक्लूसिव नंबर होना चाहिए। बिल ऑफ सप्लाई और टैक्स इनवॉइस की दोनों की सीरीज आप शायद एक रख सकते हैं, पर इसमें आपको कॉम्प्लिकेशंस बहुत आएंगे। इसलिए हमारा सुझाव ये है कि आप हर एक बिल के आगे जो टैक्स इनवॉइस है उसमें टी और एग्जाम्प्ट यानी बिल ऑफ सप्लाई में कर रहे हैं या वहां बी या ई करके आप डाल सकते हैं। इट इज जस्ट अ सजेशन, ऐसा कोई मैंडेट नहीं है कि आपको डालना ही पड़ेगा, लेकिन हाँ हर एक साल के लिए आपको ये देखना है कि एक्सक्लूसिव नंबर है। आपको एक्सक्लूसिविटी हर एक बिल की एक्सक्लूसिव रहना चाहिए। अच्छा, दूसरा चीज आपने जो पूछा है कि उसके एक ही जब आप एक साथ में कर मुक्त और कर पात्र दोनों माल का माल बेच रहे हैं तो आपको टैक्स इनवॉइस बनाना है या बिल ऑफ सप्लाई? तो सर उसके लिए आपके रूल 46A में आपको बहुत क्लियर कट बोला गया है कि इसमें इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई आप इश्यू कर सकते हैं। और आप दोनों माल एक साथ जब दे रहे हो तो जैसे रूल 46A बोल रहा है उस तरह से इनवॉइस कम बिल ऑफ सप्लाई दे। या तो आप ऐसा भी कर सकते हैं कि दोनों माल के लिए अलग अलग से आप इनवॉइसेस बनाएं। एक का टैक्स इनवॉइस जो टैक्सेबल गुड्स है उसके लिए आप टैक्स इनवॉइस बनाएं, और जो माफी माल है यानी जो करमुक्त माल है उनके लिए आप बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हैं।
आपका एक और सवाल जो हमारे पास आया है अभी अभी, वो ये है कि अनरजिस्टर्ड पर्सन को आप जब माल बेचेंगे तो आपको कौन सा इनवॉइस बनाना है। तो सर आप अनरजिस्टर्ड पर्सन को जब माल बेच रहे हैं तो आप बिल ऑफ सप्लाई बना सकते हैं, वो भी 46A के हिसाब से। Okay, fine. Thank you, sir. Now moving on to our sixth question, and that is to दिवेश भाई सोडा। इसमें थोड़ा लंबा क्वेश्चन है, ये पूछा गया है हमें विपिन भाई ने, जो दमन से पूछ रहे हैं। विपिन भाई का क्वेश्चन है कि हमारी कंपनी पब्लिक लिमिटेड कंपनी है, हम लोग ऑयल ग्रीस वगैरह मैन्युफैक्चर करके उसका सप्लाई करते हैं। हमने 2019 अक्टूबर में हमारा प्लांट बंद कर दिया है। वी आर गोइंग टू कैंसल अवर नंबर। अभी सब स्टॉक कैपिटल गुड्स सभी क्लियर करने के बाद भी अगर हमारे पास क्रेडिट रह रही है, तो क्या क्रेडिट की हमें रिफंड मिल सकता है? दिवेश जी, अब सब जब कोई भी बिजनेस क्लोज कर रहे हो तो सेक्शन 29(5) के हिसाब से, जैसे आपने बताया कि उन्होंने स्टॉक और कैपिटल गुड्स की जो भी लायबिलिटी है वो उन्होंने पे ऑफ कर दी है, उसके बाद भी उसके पास जो क्रेडिट बचती है, तो मेरे हिसाब से 3 सिचुएशन ऐसी है कि जिसमें वो क्रेडिट रह सकती है। फर्स्ट, कि वो इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर में फॉल हो रहे हो। सेकंड, कि उन्होंने जो सेल किया है वो लॉस करके सेल किया हो, उस सिचुएशन में क्रेडिट उनके पास बैलेंस हो सकती है। एंड थर्ड सिचुएशन, कि क्रेडिट है फिर भी उन्होंने कैश लेजर से पेमेंट किया हो, जो कि रेयर सिचुएशन में कोई ऐसा करता है, बट वी एज्यूम कि एक्सट्रीम सिचुएशन एक ऐसी भी हो कि उन्होंने क्रेडिट है फिर भी कैश लेजर से पे किया है, तो उसके पास क्रेडिट रह सकती है। ये 3 सिचुएशन में मेरे हिसाब से आफ्टर पेइंग ऑफ दिस लायबिलिटीज उसके पास क्रेडिट हो सकती है। अब जो फर्स्ट सिचुएशन है कि इन्वर्टेड रेट स्ट्रक्चर, इन दैट सिचुएशन यस दे कैन क्लेम रिफंड ऑफ बैलेंस आईटीसी। सेकंड और थर्ड सिचुएशन जो हमने डिस्कस की कि क्रेडिट है फिर भी कैश लेजर से पेमेंट किया या तो लॉस करके उन्होंने सेल किया है, इन these 2 सिचुएशन वो बैलेंस जो आईटी से उसका रिफंड क्लेम नहीं कर सकते। थैंक यू। यस, थैंक यू एक्सपर्ट्स। सो ये था हमारा क्वेश्चन आंसर का सेशन, जो कि क्वेश्चन थे हमारे रीडर्स के और हम उसे लेना चाह रहे थे हमारे एक्सपर्ट्स के जवाब। ऐसे ही हम हर महीने के लास्ट मंडे को वी वुड कम विद दिस वीडियो विथ योर क्वेश्चंस। तो अगर आपको लगता है कि आपको इस चैनल पर क्वेश्चन भेजने, यू कैन सेंड इट on texttoday@gmail.com। अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इसे शेयर जरूर करें और हमारी चैनल टेक्स्ट टुडे न्यूज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू एक्सपर्ट्स ऑन बिहाफ ऑफ ऑल द व्यूअर्स ऑफ अवर चैनल। थैंक यू।